हमने आइल्स राइटिंग टास्क 1 जो कि लेटर राइटिंग होती है उसको शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक हमने स्कोरिंग क्राइटेरिया नहीं डिस्कस किए थे। तो मुझे लगा आज के वीडियो से मैं शुरू करती हूँ स्कोरिंग क्राइटेरिया डिस्कस करना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें बैंड किस तरह मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे का मतलब कि वो क्राइटेरिया क्या हैं जिनको अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो हमें एक सर्टेन बैंड मिलता है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग टेस्ट। ये स्कोरिंग क्राइटेरिया है। इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे इसकी शुरुआत होती है 0 बैंड से। ये राइटिंग 1 के बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं। ये पूरा इन्होंने एक टेबल बनाया है। टेबल में 4 कॉलम्स हैं: टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ये 4 कॉलम्स आपको दिखते हैं। इन 4 कॉलम्स के नीचे फिर आपको कुछ रोज दिखती हैं। बॉटम से शुरू करें तो रो की शुरुआत होती है बैंड 0 से, कि क्या करने पे बैंड 0 मिलता है और क्या क्या कैसे फिर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं तो आपका एक एक बैंड बढ़ता जाता है। हम देखिए मेनली फोकस करेंगे 7, 8, 9 बैंड पे। इन्हीं को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लोअर बैंड्स तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए तो हम एम ही नहीं कर रहे, तो हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे 7, 8, 9 को। मैं एक एक क्राइटेरियन लूँगी और सबको आपके साथ डिस्कस करूँगी डिटेल में, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका मतलब क्या है और किस तरह से क्या बेसिस है जिस पे आपको एक सर्टेन बैंड मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क अचीवमेंट। व्हाट इज़ टास्क अचीवमेंट? देखिए ये तो नाम ही बता रहा है कि टास्क अचीवमेंट असेस करता है कि आप टास्क जो आपको दी गई है आपने वो अचीव की है या नहीं, वो पूरी की है या नहीं। हम जानते हैं कि आइल्स राइटिंग में यहाँ हम मेनली जनरल राइटिंग पे फोकस करते हैं। तो देखिए आपको लेटर राइटिंग में प्रॉम्प्ट पे 3 बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं। टास्क अचीवमेंट हो जाती है कि आप सफिशिएंटली हर एक पॉइंट को फुल्ली एड्रेस करते हैं, सेटिस्फैक्ट्रीली, सफिशिएंटली तीनों पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं, तीनों पॉइंट्स को ठीक से डिस्क्राइब करते हैं, उस आइडिया को लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं। अच्छा, एक और बात है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ देखी है कि ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखो, इररेलेवेंट इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी। अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली सपोर्ट करो। दूसरा ये है कि आपका जो लेटर है दैट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। उसकी सीक्वेंसिंग ठीक होनी चाहिए, आपकी टोन भी ठीक होनी चाहिए। क्या मिस्टेक्स हैं जो यू शुड अवॉइड? कोई पार्ट आपने मिस कर दिया क्वेश्चन का, ठीक है, तो इससे तो आपका स्कोर बहुत नीचे चला जाता है। कोई एक वेग सा आंसर दे दिया, पूछा कुछ लिखा कुछ, है ना, या कुछ कंफ्यूजिंग सा लिख दिया, तो ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये आपको बेसिकली बहुत कॉस्ट कर सकती हैं। टास्क अचीवमेंट के क्या बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, एक बार इन्हें देखते हैं। देखिए बैंड 7 पे यहाँ लिखा है द रिस्पॉन्स कवर्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क। ये हम कह चुके हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो टास्क के रिक्वायरमेंट को कवर करना चाहिए। द कॉन्टेंट इज़ रेलेवेंट एंड एक्यूरेट। कॉन्टेंट रेलेवेंट हो और उसमें एक्यूरेसी हो। देयर मे बी अ फ्यू ओमिशंस और लैप्सेस। इसमें कुछ ओमिशंस हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको बैंड 7 मिलता है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन छोड़ दिया है या कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है। और आपका राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो, लेकिन दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, कि अगर 3 बुलेट पॉइंट्स हैं तो आपने 3 बुलेट पॉइंट्स को तरीके से डिस्क्राइब किया और लेटर फॉर्मेट इज़ करेक्ट। हम आपको लेटर का फॉर्मेट बताते रहते हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, तो दैट फॉर्मेट शुड बी करेक्ट। जनरल ट्रेनिंग में एकेडमिक छोड़ देते हैं। ऑल बुलेट पॉइंट्स आर कवर्ड एंड क्लियरली हाईलाइटेड बट कुड बी मोर फुली और मोर अप्रोप्रिएटली इलिस्ट्रेटेड और एक्सटेंडेड। यहाँ ये है कि देखिए आपकी राइटिंग तो ठीक है, हर पॉइंट आपने लिखा है, तो आपको बैंड 7 क्यों दिया गया है? तो पेपर चेक करने वाले को शायद ये फील होता है कि आप इसे ज़्यादा अप्रोप्रिएटली इलिस्ट्रेट कर सकते थे, डिस्क्राइब कर सकते थे, या उसको ठीक से एक्सपैंड कर सकते थे। उतना तरीके से पूरी तरह से एक सेटिस्फाइंग आंसर आपने नहीं दिया। यह आंसर में कहीं ना कहीं लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन है। इट प्रेजेंट्स अ क्लियर पर्पस।
द टोन इज़ कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट टू द टास्क। जो आपके लेटर की टोन होनी चाहिए वही है इसमें। एनी लैप्सेस आर मिनिमल, बहुत कम लैप्सेस हैं। लैप्सेस हो जाते हैं, कहीं थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत फ्रीक्वेंट है, वो कम ही है। बैंड 8 आपको तब मिलता है द रिस्पॉन्स कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क अप्रोप्रिएटली। 8 बैंड काफ़ी अच्छा बैंड है, और आप अच्छा लेटर लिखेंगे तभी आपको बैंड 8 मिलेगा। तो किस बेसिस पे आपको मिलेगा? द रिस्पॉन्स कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क अप्रोप्रिएटली, रेलेवेंटली एंड सफिशिएंटली। एक एक्यूरेसी है, आपने रेलेवेंट चीज़ें लिखी हैं, और सफिशिएंटली यानी कि जो आपने लिखा है वो पढ़ने वाले को एक कंप्लीशन की फीलिंग दे रहा है कि आपने अपनी बात पूरी की है, कहीं कुछ अधूरापन नहीं है आपकी बात में, ठीक है। और जनरल ट्रेनिंग में ऑल बुलेट पॉइंट्स आर क्लियरली प्रेजेंटेड एंड अप्रोप्रिएटली इलिस्ट्रेटेड और एक्सटेंडेड। तरीके से उन्हें इलिस्ट्रेट किया गया है, प्रॉपर एग्जाम्पल कहीं ज़रूरत है तो वो दी गई है, और आपकी बात क्रिस्प भी है। देयर में बी ओकेजनल ओमिशंस और लैप्सेस, कहीं ओकेजनल, कहीं कुछ गलती से कुछ थोड़ा बहुत हो गया। और इसी तरह से बैंड 9 ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क आर फुल्ली एंड अप्रोप्रिएटली सेटिस्फाइड। ठीक है, एक अच्छा लेटर लिखेंगे, सोफिस्टिकेटेड लेटर लिखेंगे, हर पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे। देयर मे बी एक्सट्रीमली रेयर लैप्सेस इन कंटेंट में कहीं कोई एक्सट्रीमली रेयर, कहीं कोई गलती से गलती हो गई तो हो गई, नहीं तो बाकी सब बढ़िया है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका टास्क अचीवमेंट का जो क्राइटेरियन है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कोहेरेंस एंड कोहिजन। देखिए, ये दो शब्द हैं, कोहेरेंस और कोहिजन। किस तरह से आपकी राइटिंग आपस में बंधती है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये उसकी तरफ दोनों इशारा करते हैं। जहाँ कोहेरेंस का मतलब होता है सामंजस्य, एक बैलेंस है राइटिंग में। तो देखिए, कोहेरेंस बात करता है कि एक लॉजिकल फ्लो है या नहीं, कि जो आपका ओवरऑल मीनिंग है टेक्स्ट का, जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, या वो एक ओवरऑल मीनिंग वो बना रहा है या नहीं, उसमें कोई भटकाव तो नहीं है, या कि वो आपस में जुड़ते हुए से ना महसूस हो रहे हो। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती आपके लिए, बट इसका मतलब देखिए मेनली ये है कि आपके आइडियाज़ क्लियरली कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। कोहिजन का मतलब होता है, ये ग्रामेटिकल कनेक्शंस की बात करता है, कि जहाँ टेक्स्ट सेंटेंस लेवल पे एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड है। बेसिकली देखिए, इसका मतलब ये है कि आप सभी पॉइंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, सही फ्लो में एड्रेस कर रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। आपस में जो आपकी राइटिंग है उसमें एक नेचुरल फ्लो है, और वो पढ़ने वाले के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करूँगी, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू स्टूडेंट्स। मोटी मोटी बात करें तो कोहेरेंस का लेना देना पूरा एक ओवरऑल टेक्स्ट के आइडिया और लॉजिक से है, और कोहिजन का लेना देना है ग्रामर से और लिंकिंग वर्ड से। आप कुछ लिंकिंग वर्ड्स सीख के कोहिजन को इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि आप प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर बनाइए, और पैराग्राफ्स के बीच में एक नेचुरल सा फ्लो होना चाहिए, जो नॉर्मली हो जाता है अगर आप ठीक ठाक से क्वेश्चन को समझ के और ठीक ठाक से ग्रामर और वोकैबुलरी का यूज़ करेंगे तो आप उसे लिख पाएंगे। इसको अचीव करने के लिए आप क्या करें, पैराग्राफ तरीके से बनाएं। हम क्या करते हैं, अगर लेटर में 3 बुलेट पॉइंट्स हैं तो एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देते हैं, आप हमारे सैम्पल राइटिंग्स में देख सकते हैं, और फिर 3 बुलेट पॉइंट्स को एड्रेस करते हुए जनरली 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं। इस तरह से हम पैराग्राफिंग अचीव करते हैं। और यहाँ हम ये इंश्योर करते हैं कि वैसे भी आप राइटिंग में जानते हैं, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, कि हम हमेशा कहते हैं कि हर पैराग्राफ एक पर्टिकुलर आइडिया को एड्रेस करना चाहिए। आपके आइडियाज़ में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। देखिए, किस तरह से आपके सेंटेंसेस और आइडियाज़ प्रॉपरली लिंक्ड हैं, इसके लिए ना मैं कुछ वर्ड्स बताती हूँ आपको, जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में। आप अगर हमारे सैम्पल्स देखेंगे और हमारे दूसरे वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं। मैं अभी इनफॉर्मल लेटर्स पे ही फोकस्ड हूँ, क्योंकि हम उन्हीं पे वीडियोस बना रहे हैं, तो अभी मैं उन्हीं की बात करूँगी।
अगर किसी बात के एडिशन में कुछ एडिशनल आपने कहना है एक नए सेंटेंस में, तो दो सेंटेंसेस के बीच का कनेक्शन शो करने के लिए, कोहेजन इंश्योर करने, कोहेजन होता क्या है? कोहेजन होता है जोड़ना, ठीक है। कोहेजन ये एक मतलब साइंस में भी ये शब्द यूज़ होता है, जुड़ने के लिए कोहेजन का यूज़ होता है। तो एडिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्सो इन एडिशन। अगर आपको कंट्रास्ट शो करना है, कोई परस्पर विरोधाभास शो करना है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्दो या बट। बट से जनरली हम सेंटेंस नहीं शुरू करते, बट ऑल्दो से हम सेंटेंस यूज़ कर देते हैं। इनफॉर्मल में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखा रहे हैं, तो फिर आप फर्स्टली, सेकेंडली, देन, फाइनली इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको इनके मीनिंग्स पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो फिर हमारे सैम्पल्स देखते रहिए, आपको इनके मीनिंग्स पता लग जाएंगे। हमें बता दीजिए, हम समझा भी सकते हैं। अगर आपको कॉज और इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं आप, तो फिर आप बिकॉज, सो या एज या सिंस इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो टोन और स्टाइल है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इनफॉर्मल लेटर में आपने शुरुआत तो इनफॉर्मल वे में की और फिर कहीं जाके आप बहुत फॉर्मल हो गए। तो आपकी टोन, जो आपका जो स्टाइल है, वो यही रहना चाहिए। तो आपकी टोन और स्टाइल किस पे डिपेंड करता है कि आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या सेमी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, किस तरह का लेटर लिख रहे हैं उस पे आपकी टोन डिपेंड करती है। फॉर्मल होगा तो अथॉरिटीज़ या किसी अनफेमिलियर लोगों को आप लेटर लिखते हैं। सेमी फॉर्मल होगा तो इंसान आपसे कोई क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, कोई ऐसा कोई आपके साथ क्लोज रिश्ता नहीं है, पर किसी ना किसी वे में वो एक एक्विंटेंस है, आप उन्हें जानते हैं, या तो प्रोफेशनली आपके कोई बॉस है या टीचर हैं जिनके साथ आप बहुत एक कैजुअल टोन नहीं रख सकते। और इनफॉर्मल है तो ये वो लोग हैं जो आपको जाती तौर पे आप इनके साथ एक नज़दीकी संबंध रखते हैं, या फिर आप जैसे कि आपके दोस्त, आपके कज़न्स, फैमिली मेम्बर्स, वो इसमें आ जाते हैं। अब एक बार हम जाकर बैंड डिस्क्रिप्टर्स वाली अपनी शीट में देख लेते हैं। नंबर 7, बैंड 7 अगर किसी को मिलता है तो क्या डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे? Information and ideas are logically organized and there is a clear progression throughout the response. A few lapses may occur. ठीक है, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ यानी कि कोहेरेंस विजिबल है, यानी कि एक नेचुरल फ्लो में आइडियाज़ लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं और लग रहा है कि एक बात दूसरी बात पे लॉजिकली लीड कर रही है। कोई एक, जिसे हम कहते हैं ना, ओपरापन नहीं लग रहा कि ये क्या बात कर रहा था और फिर क्या बात करने लग गया, वैसी फीलिंग नहीं आ रही कि ऑफ ट्रैक जा रहा हो कोई। A range of cohesive devices including reference and substitution is used flexibly but with some inaccuracies or some over or under use. हाँ देखिए, आप जो डिवाइसेस माने कि जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं आप उन्हें यूज़ कीजिए, पर ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। कुछ एक ओवर यूज़ भी अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ का, या बिल्कुल ही पूरे लेटर में एक बार यूज़ कर दिया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ आपकी बात की क्लैरिटी को इंश्योर करने के लिए, कोहेरेंस को इंश्योर करने के लिए, कोहेजन को इंश्योर करने के लिए आपको कोई वर्ड या फ्रेज़ यूज़ करना पड़े तो आप उसे यूज़ कीजिए। बैंड 8 की हम बात करें, द मैसेज कैन बी फॉलोड विद ईज़। हाँ, जो आपने मैसेज लिखा, वही मैंने आपको कहा कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी राइटिंग में। पढ़ने वाले के दिमाग पे कोई बहुत एक्सेसिव जोर नहीं लगना चाहिए कि भाई बात समझ नहीं आ रही। Information and ideas are logically sequenced and cohesion is well managed. ठीक है, अब ये बात मैं बार बार समझा चुकी हूँ। आपके आइडियाज़ लॉजिकली दिए हुए हैं। ओकेजनल लैप्सेस इन कोहेरेंस और कोहेजन में अगर कोई एक आध कहीं गलती हो गई तो चलो छोटी मोटी, वो ठीक है, आपको फिर भी बैंड 8 मिलने की उम्मीद रहती है। पैराग्राफिंग इज यूज सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अगेन बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही पैराग्राफ में सब लिख दिया, तो वो चीज़ से बचना है आपको। नेक्स्ट, बैंड 9, द मैसेज कैन बी फॉलोड एफर्टलेसली। बैंड 8 पे था फॉलोड विद ईज। बैंड 9 है कि बिल्कुल ही आपकी राइटिंग जो है बिल्कुल ही एक वॉक इन द गार्डन है, एक केक वॉक है
है ना, एक मक्खन की तरह आप उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले को आनंद आ रहा है एक्चुअली। कोहेजन इज़ यूज्ड इन सच अ वे दैट इट वेरी रेयरली अट्रैक्ट्स अटेंशन। वही मैंने आपसे कहा कि हम इसे कहते हैं कि कुछ अजीब नहीं लग रहा, कुछ एक ओपरापन नहीं लग रहा आपकी राइटिंग में। एनी लैप्सेस इन कोहेरेंस और कोहेजन आर मिनिमल। पैराग्राफिंग इज स्किलफुली मैनेज्ड। आई एम श्योर आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।